गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राहुल दुबे सर, मानिकलाल मेहता म्युनिसिपल स्कूल से। आज हम लोग कक्षा 10वीं का राजनीतिक शास्त्र, इस विषय का पाठ तीसरा, राजनीतिक दल, इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। इसके पहले आपने पाठ 2 के बारे में पढ़ा होगा। आज हम लोग पाठ 3 राजनीतिक दल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग बुक अपने सामने रखिए। पाठ तीसरा, राजनीतिक दल। वैसे मैं स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं उस पाठ को, लेकिन फिर भी आप लोग बुक अपने सामने रखेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है बच्चों। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा राजनीतिक दल। तो बच्चों, राजनीतिक दल क्या होता है? हमें सवाल कि राजनीतिक दल क्या होता है? दल मतलब एक होता है, आपने नाम सुना होगा, जैसे शिवसेना एक दल है, राजनीतिक दल है। मनसे है, भाजपा है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। तो ये जो विभिन्न प्रकार के दल हैं, इसको हम लोग कहते हैं राजनीतिक दल। इन लोग इलेक्शन में चुनाव लड़ते हैं और इनके जो जो विजयी होता है वह उस राज्य में या अपने देश में उसका शासन होता है, और वह अपने शासन के प्रति हमारे देश के सुधार करने का प्रयास करता है। तो अगर हम इसको पढ़ने जाएं राजनीतिक दल के बारे में, एक मिनट बच्चों, तो देखिए क्या है। पिछले प्रकरण में हमने संविधान की प्रगति और चुनावी प्रक्रिया के प्रारूप का अध्ययन किया। आप लोगों ने पिछले पाठ में पढ़ा ही होगा कि संविधान की किस तरह से प्रगति हो सकती है, चुनावी प्रक्रिया के प्रारूप का अध्ययन क्या है। सारी चीजें आपने पिछले पाठ में पढ़ा होगा, तो मैं दोहराऊंगा नहीं, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई होगा, जिस टीचर ने आपको अच्छे से पढ़ाया होगा। आम जनता, आम जनता होता है देश में रहने वाली जनता, हम जैसे लोग, इसे कहते हैं आम जनता। लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र मतलब हम लोगों का तंत्र। प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व करता है, जो लीडरशिप करता है, चुनाव, इन सबको जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य राजनीतिक दल करते हैं। याद रखिए बच्चों, आम जनता, लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व और चुनाव, इन सबको जो जोड़ने का कार्य करता है उसे राजनीतिक दल करते हैं। हम राजनीति के बारे में जो सुनते हैं और जो पढ़ते हैं वह प्रायः राजनीतिक दलों से संबंधित होता है। हम लोग हमेशा न्यूज में, टीवी में, जो कुछ भी हम लोग वहां पे राजनीतिक दलों से संबंधित जो भी पढ़ते हैं या जो भी सुनते हैं वह राजनीतिक दलों से संबंधित होता है। राजनीतिक का अस्तित्व सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है। जो राजनीतिक दल का जो अस्तित्व होता है, जो उनका वर्चस्व होता है, वो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है। अपितु लोकतंत्र के कारण ही राजनीतिक दलों में सत्ता होड़ लगी रहती है, और यही कारण है कि हर राजनीतिक दल राजनीति में अपनी अपनी सत्ता लाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। हर कोई सोचता है कि राजनीति में हमारा दल अस्तित्व में आए, हम हमारा व्यक्ति प्रतिनिधित्व करे। इसीलिए वहां पे होड़ लगे रहना मतलब वहां पे होते रहती है। प्रस्तुत पाठ में हम भारतीय राजनीतिक दल और उनकी पद्धति का परिचय प्राप्त करेंगे। आज हम लोग इस पाठ में भारतीय राजनीतिक दल और उनकी पद्धति का जो परिचय होता है उसके बारे में लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। अब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखिए, आप अपने कर सकते हो, अपने अगल बगल के सोसाइटी में भी करते हो, अपने दोस्तों के साथ मिलकर भी कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल उदाहरण है। आपके विद्यालय क्षेत्र में अपने कई गुट और संस्था और संगठनों को किसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रयत्न करते हुए देखा होगा। आपके विद्यालय में और क्षेत्र में आपने कई गुट, मतलब आपके विद्यालय में भी आपने देखा, आपके क्षेत्र में जहां आप लोग रहते हो वहां भी आपने देखा होगा, या किसी संस्था को देखा होगा अथवा किसी संगठन को देखा होगा
कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए वो प्रयत्न करते हुए देखा होगा, तो हर बार मतलब वो किसी चीज को पूरा करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। इन प्रश्नों को हल करने के लिए कोई संगठन अग्रसर रहता है। जैसे आपके एरिया में, आपकी सोसाइटी में मान लो गंदगी बहुत है, तो वहां का कोई ना कोई व्यक्ति या कोई न कोई संगठन का व्यक्ति क्या करता है, कंप्लेन करता है, नगर सेवक को कंप्लेन करता है या म्युनिसिपैलिटी में कंप्लेन करता है। मतलब हर क्षेत्र में, हर कहीं न कहीं जगह पर ऐसे कोई संगठन ज़रूर रहती है जो सार्वजनिक समस्या को करने का प्रयत्न करते रहते हैं। अग्रसर रहना मतलब आगे रहते हैं। विभिन्न आंदोलनों के बारे में भी आप पढ़ते हैं। आप लोगों ने सुना हो चिपको आंदोलन, है ना? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ आंदोलन। तो ऐसे बहुत सारे आंदोलनों के बारे में आप लोग ने पढ़ा ही होगा। इसका अर्थ यह है, समाज में जिस प्रकार विभिन्न गुट, संस्था, आंदोलन सक्रिय रहते हैं, उसी प्रकार राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए अग्रसर दिखाई देते हैं। इसका ये मतलब है कि सार्वजनिक समस्याएं या किसी भी चीज के प्रति उत्तरदायित्व निभाने वाले व्यक्ति जिस प्रकार समाज में आगे बढ़ रहते हैं, उसी प्रकार से राजनीति में चुनाव लड़ने वाले दल भी हमेशा अग्रसर रहते हैं और चुनाव लड़ने में वो अपने अपने दल की मुख्य भूमिका निभाने का प्रयास करते हैं। समाज में कार्य करने वाली संगठनों और राजनीतिक दलों में अंतर है। देखिए, समाज में कार्य करने की जो संस्था होती है, संगठन होता है, और राजनीतिक दल, ये दोनों में बहुत अंतर होता है। जो संस्था होती है, जो संगठन होता है, उनका एक क्षेत्र सीमित होता है, वो अपने अंतर्गत ही वो कार्य कर सकते हैं। बट राजनीतिक ऐसा नहीं होता है। राजनीतिक दल का एक क्षेत्र अलग होता है। इन दोनों में काफी ज्यादा फर्क होता है। राजनीतिक दल भी सामाजिक संगठन ही होते हैं, परंतु उनके और कार्य पद्धति कुछ भिन्न होती है। उनका संस्थाओं और संगठनों से उनका जो कार्य होता है वो बिल्कुल अलग होता है। ऐसा नहीं कि वो संस्था संगठन जैसे ही होते हैं, होते तो वैसे ही हैं, लेकिन इनका उद्देश्य अलग होता है समाज के प्रति, और उनके कार्य भी उन संगठनों से अलग होते हैं। राजनीतिक दल भी सामाजिक संगठन ही होते हैं, परंतु देश और कुछ भिन्न होती हैं। इसके हम यह कहते हैं कि राजनीतिक के लिए जब लोग आकर चुनावी प्रक्रिया में सहभागी होते हैं, तब उन संगठनों को हम राजनीतिक दल कहते हैं। याद रखिए, अंडरलाइन कर लीजिए इसको कि राजनीतिक जब लोग इकट्ठे आकर चुनावी प्रक्रिया में सहभागी होते हैं। इसको बच्चों याद, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर जाता है। राजनीतिक सत्ता पाने के लिए जब लोग इकट्ठा होकर, मतलब राजनीति में अपना के लिए नहीं, लोग इकट्ठा होकर चुनावी प्रक्रिया में सहभागी होते हैं, तब संगठनों को हम क्या कहते हैं? राजनीतिक दल कहते हैं। चुनाव में सहभागी होकर उसमें विजय पाकर सत्ता प्राप्त करने वाले लोगों का गुट राजनीतिक दल कहलाता है। ये याद रखें बच्चों। अब जैसे कि कोई संगठन है, कोई संस्था है, उसने क्या किया कि वो चुनाव प्रक्रिया में भाग तो लिया, चुनाव लड़ा भी, लेकिन जरूरी नहीं कि वो जीते ही, हो सकता है कि वो हार भी जाए। लेकिन इसमें क्या बोला गया है? चुनाव में सहभागी होकर, चुनाव में वो सहभागी हुआ, प्राप्त किया। चुनाव में सहभागी होने बाद और अपने और जिनकी क्या बनाएगा, तो चुनाव में सहभागी होना और उसमें जीतना, और उसके बाद सरकार बनने वाले लोगों का जो गुट होता है, वह राजनीतिक दल कहलाता है। याद रखिए, राजनीतिक दलों की प्रमुख विशेषताएं हैं जो इन प्रकार से बताया जा सकता है। राजनीतिक दलों की निम्न कुछ विशेषताओं के बारे में बात किया गया है कि इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो अब हम इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ाई करेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में देख लीजिए कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि हमने अपने आसपास में, अपने क्षेत्र में, अपने समाज में विभिन्न प्रकार के संगठन या संस्थाओं को देखा है जो किसी न किसी कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए या सामाजिक समस्या के लिए कोई न कोई कार्य करने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं और उसमें अपना काम करते हैं। ठीक इसी प्रकार से राजनीतिक दल भी होता है, लेकिन दोनों का कार्य जो प्रोसीजर होता है वह अलग होता है। इनका उद्देश्य अलग होता है कार्य करने का, और इसमें इस प्रकार बताया गया है कि समाज में कार्य करके राजनीतिक दल सामाजिक संगठन की तरह होते हैं, पर उनका उद्देश्य और कार्य पद्धति भिन्न होती है। क्या
पाने के लिए जब लोग इकट्ठे आकर चुनावी प्रक्रिया में सहभागी होते हैं तो उसे हम लोग राजनीतिक दल कहते हैं। अब हम लोग राजनीतिक दलों की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। आप लोग देखिए, राजनीतिक दल एक उद्देश्य होता है, जब तक वो सत्ता में नहीं रहेगा तब तक वह कोई विकास नहीं कर पाएगा। तो सत्ता प्राप्त करना जरूरी होता है। जैसे कि अगर आपको अपने स्कूल का मॉनिटर बनाया जाए, जब आप मॉनिटर बन जाओगे तब आपका थोड़ा अधिकार बढ़ जाता है, तब आप बच्चों पर नियंत्रण करना, बच्चों को डिसिप्लिन में लेके आना, तो ये सारी चीजों के बारे में आप लोग थोड़ा सतर्क हो जाते हो, सक्रिय हो जाते हो। तो जब तक तब कार्यों सामाजिक कार्य नहीं कर पाएगा, मतलब ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा, कोई ना कोई विरोध करेगा तो बेचारा कुछ कर नहीं पाएगा। तो सत्ता प्राप्त करना, तो देखिए बच्चों, सत्ता प्राप्त करना, राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? चुनाव के माध्यम से मात्र सत्ता प्राप्त करना ही होता है। इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि चुनाव हो और चुनाव के माध्यम से हमको सत्ता हमको प्राप्त हो, हमारा दल विजयी हो। इस कारण सत्ता पाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल एक दूसरे से होड़ लेते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपके स्कूल में मॉनिटर बनने के लिए क्या किया जाता है कि कौन मॉनिटर बनेगा, तो 4-5 बच्चे हाथ ऊपर कर देते हैं। अब हमारे पास एक प्रश्न हो जाता है कि इन 4-5 बच्चों में से किसको मॉनिटर बनाया जाए। तो उसके लिए क्या होगा कि जैसे कि अभी जैसे क्लास होता है कि बना देते, लेकिन अगर चुना को बना क्या करते हम लोग कर लेते हैं, उसको हम लोग बनवा सकते हैं। तो इसी तरह से इस सत्ता पाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल एक दूसरे से होते हैं, कंपटीशन होता है। स्पर्धा करना अनुचित, परंतु स्पर्धा रूप होना चाहिए। देखिए, कंपटीशन होना अच्छी बात है, पर कंपटीशन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ चुगली करो, कुछ गलत करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर 4-5 लोग स्पर्धा में हैं, कंपटीशन में हैं, तो जाहिर सी बात है कि 4-5 तो जीतेंगे नहीं, जीतेगा कोई एक ही। तो ऐसे टाइम पे हमको क्या करते हैं, चुनाव करवाते हैं, और ये चुनाव करना अच्छी बात है, लेकिन वो चुनाव का जो रूप है वह स्वस्थ होना चाहिए, हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, बल्कि अहिंसात्मक होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये अपना सत्ता प्राप्त करना हुआ। एक बार आप फिर से देख लीजिए, सत्ता प्राप्त करना क्या होता है। राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य चुनावों के माध्यम से, किसके माध्यम से बच्चों? चुनाव के माध्यम से मात्र सत्ता प्राप्त करना ही होता है। चुनाव के माध्यम से सिर्फ सत्ता को प्राप्त करना होता है और कोई कारण नहीं होता है। इस कारण सत्ता पाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल एक दूसरे से होड़ करते हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं, जैसे आप क्लास में मॉनिटर बनने के लिए एक बच्चा दूसरे बच्चे से स्पर्धा करता है, उसी तरह से यहाँ पे राजनीतिक दल एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं। इसकी स्पर्धा करना कुछ अनुचित नहीं है, यहाँ पे ठीक बात है कि ऐसी कंपटीशन करना कुछ गलत नहीं है, परंतु वो जो कंपटीशन है, स्पर्धा है, उसका जो स्वरूप है वह एकदम स्वस्थ होना चाहिए। बच्चों, अब अगला देखिए, विचारधारा। विचारधारा कैसे होनी चाहिए? प्रत्येक राजनीतिक विषयों और विचारों का होता है, राजनीति का एक अलग विशिष्ट उनकी नीतियां होती हैं। नीतियां होना मतलब उनका एक अलग उद्देश्य होता है, उनके विचार अलग होते हैं। तो हर प्रत्येक राजनीतिक दल विशिष्ट नीति और विचारों का समर्थक होता है। सार्वजनिक हितों के प्रश्नों के बारे में उनकी एक विशेष भूमिका होती है। सार्वजनिक सार्वजनिक में जैसे हम सब लोग आ गए, तो हमारे हितों के प्रश्नों के बारे में उनकी एक विशेष भूमिका होती है। हर दल एक बात करता है कि अगर चुनाव में जीत कर आ गए तो हम सार्वजनिक समस्याओं का समाधान करेंगे, स्कूल बनवाएंगे और पानी की व्यवस्था करवाएंगे और शौचालय बनवाएंगे। जो भी कुछ भी सार्वजनिक समस्याएं होती हैं, वह अनेक बारे में उनके जो उद्देश्य होते हैं, उनकी जो भूमिका होती है, वह एक जैसी ही होती है। इन सब के समावेश से दल की विचारधारा बनती है। अब क्या होता है, इन सब के समावेश से हर दल की विचारधारा बनती है और अपनी अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यह विचारधारा जिन लोगों को सही लगती है, वे लोग उस राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं। मतलब ये बताया गया है कि हर दल के लोग अपनी अपनी विचारधारा को जनता के सामने रखने का प्रयास करते हैं, और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि इनकी विचारधारा सही है, वे लोग उनके साथ हो जाते हैं।
दल का समर्थन है। हमको लग रहा है कि भाई ये आदमी नहीं है, ये जो बोल रहा है इसके विचार हमको सही नहीं लग रहा है, तो हम उसके साथ नहीं होंगे। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि हाँ इसकी विचारधारा सही है, तो उन लोग उसके राजनीतिक दल का समर्थन करने लग जाते हैं। दल को लोगों का जो समर्थन मिलता है, उसे उस दल का जनाधार कहा जाता है। याद रखिए बच्चों, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। दल को लोगों का जो समर्थन मिलता है, जनाधार, जन का आधार, मतलब जन, लोगों का आधार, तो दल को लोगों का जो समर्थन मिलता है, उसे उस दल का जनाधार कहा जाता है। जनाधार कहना, तो जन लोग उसके साथ मिलने कहा जाता है। वर्तमान समय में सभी राजनीतिक दलों की विचारधारा एक समान लगती है। आज देख लीजिए, आज हमारे सामने विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल सामने आ जाते हैं। वो बोलते हैं हम आपके लिए इतना विकास करेंगे, और दूसरा दल भी आता है वो भी यही कहता है, तीसरा दल भी आता है वो भी यही कहता है। तो जनता कंफ्यूज हो जाती है, हम जैसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसका समर्थन करें, क्योंकि सब लोग एक ही बात कर रहे हैं और हर बार जनता के साथ धोखा होता है। वादे सब कुछ किए हैं पर होता कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बोलता है वर्तमान में, आज के समय में राजनीतिक दलों की विचारधारा एक समान लगती है, जिसके कारण विचारधारा के आधार पर राजनीतिक दलों में अंतर करना कठिन हो गया है। हाँ, इस बात को हमारी बहुत ही खड़ी हो गई है कि हम किस दल का समर्थन करें और किस दल का समर्थन न करें, क्योंकि हर दल के लोग ही पर बात कर रहे हैं। हमारी जितनी भी समस्या उन्होंने मारा है, और हर लोग बोलते हैं कि हम आपकी समस्या पूरी करेंगे, आपकी ये समस्याएं पूरी करेंगे, और इस तरह से हमको समझ में नहीं आया कि किस दल का समर्थन करें अथवा किस दल का समर्थन न करें। तो ये प्रकार की एक विकट समस्या है, और इससे जनता को कंफ्यूज होती है, और जनता कंफ्यूज होने की वजह, हम जैसे लोग कंफ्यूज होने की वजह से हम अपनी समस्याओं का निराकरण करवा ही नहीं पाते हैं। अब देखिए, अब इसको एक बार चाहिए तो फिर से देख लीजिए। राजनीतिक दल विशिष्ट नीतियों और विचारों का समर्थक होता है। हर राजनीतिक दल जो होता है उनकी अलग विशिष्ट नीतियां होती हैं, अलग विचार होते हैं। सार्वजनिक हितों के प्रश्नों के बारे में उनकी एक विशेष भूमिका होती है। हर सार्वजनिक जो समस्याएं हैं वो पूरा करने के लिए दल की एक विशेष भूमिका होती है। इन सबके समावेश से दल की विचारधारा बनती है। यह विचारधारा जिन लोगों की सही लगती है, वे लोग उस राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं। अगर इनकी करते हैं, वे लोग उस राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं। दल को लोगों का जो समर्थन मिलता है, उसे उस दल का जनाधार, जैसे लाइन कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जनाधार किसे कहते हैं। तो आप ये उत्तर बता सकते हो कि दल को लोगों का जो समर्थन मिलता है, उसे उस दल का जनाधार कहता है। इसीलिए कंफ्यूज है कि हर के लोग एक ही विचारधारा बता रहे हैं। अब हम समझ में नहीं आता कि हम किस दल के साथ रहें और किस दल के साथ न रहें, जिसके कारण विचारधारा के आधार पर राजनीतिक दलों में अंतर करना कठिन हो गया हम जैसे लोग के लिए। अब अगला पॉइंट देखिए, दलीय कार्यक्रम। अब ये क्या है? जो हर हेडिंग को आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इतना कुछ कठिन नहीं है। हेडिंग से ही हमको पता चल जाता है कि इस हेडिंग में हमको क्या बोला जा रहा है। दलीय कार्यक्रम देखिए, अपनी विचारधारा को प्रत्यक्ष रूप से लाने के लिए राजनीतिक दल उस पर आधारित कार्यक्रमों को निर्धारित करते हैं। मतलब क्या होता है कि उनकी जो भी विचारधारा है, किसकी, राजनीतिक दलों की, तो प्रत्यक्ष रूप से लाने के लिए वो एक कार्यक्रम का निर्धारित करते हैं। कार्यक्रम में वो लोग जमा होते हैं, हम जैसे प्रतिनिधि जनता भी जमा होती है, और उस कार्यक्रम के अंतर्गत वो बोलते हैं कि हम अगर दल में आए तो हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, ऐसा करेंगे, विकास करेंगे। सत्ता प्राप्त होने पर इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाता है। मतलब वो पहले तो आपको बोलते हैं कि अगर हम सत्ता में आ गए तो हम इतना काम करेंगे, ये विकास करेंगे, स्कूल बनवाएंगे, शौचालय बनवाएंगे, पानी की व्यवस्था कराएंगे, गंदगी नहीं रहेगी, सबको नौकरी मिलेगी। तो इस प्रकार से वो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम निर्धारित करते हैं, और सत्ता जब उनको मिल जाती है तो उन कार्यक्रमों को उनको क्रियान्वित किया जाता है, मतलब उनको पूरा करना पड़ता है। सत्ता न मिलने पर भी ये राजनीतिक दल कार्यक्रमों के आधार पर लोगों का समर्थन जुटाने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर जो लोग सत्ता में आ गए हैं उनको तो पूरा काम करना ही पड़ता है, ना करे वो अलग बात है। लेकिन जो सत्ता में नहीं आए हैं, वो भी क्या करते हैं, अपने अपने माध्यम से
लोगों का समर्थन जुटाने का प्रयास करते रहते हैं। इसे कहते हैं कार्यक्रम। सरकार बनाकर देश का मतलब जो हो गए तो है मतलब कौन देश का राजकाज चलाते हैं, जो हारे हैं वो कि जो जीते हैं वो नहीं, जो जीते हैं वो देश का राजकाज और तो विजयी हुए होते हैं। जिन दलों को बहुमत नहीं मिलता है वे दल विरोधी दल के रूप में कार्य करते हैं। विरोधी दल बच्चों से कहते हैं विपक्ष पार्टी। हमारे देश में या किसी भी देश में जितना इम्पोर्टेंट या जितना महत्व सत्ता प्राप्त करने वाले दल का होता है, उससे कहीं ज्यादा महत्व जो सत्ता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं उनका होता है। क्योंकि अगर एक लीडर बन जाएगा और वो अपनी मनमानी करने लग जाएगा तो उसको रोकने के लिए भी तो कोई रहना चाहिए। तो उसको रोकने के लिए वो दल होते हैं जो सत्ता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उसे कहते हैं विपक्ष दल। इसलिए देखो यहाँ पे बोला गया है जिन दलों को बहुमत नहीं मिलता वे दल विरोधी दल के रूप में कार्य करते हैं, मतलब विरोध करते हैं। समझिए सरकार ने क्या किया, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, 10 रुपए पेट्रोल का दाम बढ़ेगा। तो जो लोगों को सत्ता में समर्थन नहीं मिला था, जो विपक्ष दल वाले थे, उन लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं, हंगामा करते हैं, हड़ताल करते हैं, आंदोलन चलाते हैं। तो सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ता है। इसीलिए प्राप्त करने वाले दल को सत्ताधारी दल कहते हैं और जिस दल को सत्ता प्राप्त वह विपक्ष दल के रूप में कार्य करते हैं और वो सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाकर रखते हैं। अगर सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है, उनको लग रहा है सही काम है तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर उनको लगता है जनता के साथ धोखा हो रहा है, जनता का घात किया जा रहा है, तो वो क्या करते हैं, अंकुश करते हैं, हड़ताल करते हैं। तो इसे कहते हैं विरोधी दल। तो यह सरकार स्थापित करना है। तो बच्चों इस तरह से देखिए, पहला सत्ता प्राप्त करना होता है, दूसरा विचारधारा का आधार होता है, तीसरा दलीय कार्यक्रम और चौथा सरकार स्थापित करना। अब हम लोग पांचवा देखते हैं, सरकार और जनता के बीच की कड़ी। तो सरकार और जनता के बीच की कड़ी बच्चों ऊपर से देखिए, राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच सेतु या कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। सेतु मतलब बच्चों होता है कि जैसे समुद्र में या नदी पे एक पुल बांध दिया जाए, सेतु मतलब पुल। तो राजनीतिक दल सरकार और जनता इन दोनों के बीच में एक सेतु की कड़ी के रूप में कार्य करती है। राजनीतिक दल लोगों की मांगों और शिकायतों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं, जैसे अभी हमारे मुंबई में देखिए दल है हमारी शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये दोनों मिलकर एक सरकार बनाई है। तो जनता की मांगों और शिकायतों को वो क्या करते हैं, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से आज हमारे मुंबई में आप लोग देख रहे होंगे, कोरोना का बहुत ही भयंकर बीमारी का रूप धारण कर लिया है। अब जनता की मांग है कि स्कूल कब खोला जाएगा, और स्कूल कब खोला जाएगा इसके लिए सरकार जनता पर है। तो जनता की मांगे हमारे यहाँ की सरकारें उस पर अमल करने का प्रयास कर रही हैं। और वो हमारी राजनीतिक दो जो दल हैं, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये सरकार तक ले जाने का प्रयास कर रही है कि हमारे यहाँ की जनता परेशान है कि स्कूल कब खुलेगा, कोरोना कब खत्म होगा। तो सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं तथा सरकार विभिन्न दलों द्वारा अपनी नीतियां कार्यक्रमों के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करते रहती है। तो ये है राजनीतिक दल और जनता के बीच की एक कड़ी। अब बच्चों नीचे देखिए क्या लिखा है कि समाचार पत्र के इन समाचारों से आपको क्या आकलन हुआ है, चाहिए। पत्र के इन समाचार लिखा गया है, तो आप इसमें क्या समझते हैं, आपको उसके बारे में बताना है। सत्ता पक्ष के विरोध में सभी विरोधी राजनीतिक दलों की सभा मुंबई में हुई। सत्ता पक्ष मतलब जो सत्ता में है, जो विजयी हुआ है, उसके विरोध में जो विपक्ष वाले थे, सभी दलों की सभा मुंबई में हुई। किसानों की समस्या उठाएंगे। तो आपको इससे क्या समझ में आता है, आपको ये समझ में आता है कि हमारे देश में किसानों की महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, बहुत ही विकट समस्याएं हैं, कठिन समस्याएं हैं, और इन समस्याओं की तरफ सत्ता पक्ष का ध्यान नहीं जा रहा है, जो सत्ता में है, जो अस्तित्व में है। अतः विपक्षी लोग जो सत्ता प्राप्त नहीं कर पाए हैं, इन लोग मुंबई में आवाज उठाएंगे
और वहां पे सभा हुई है और उसके बारे में उन लोग आवाज उठाएंगे और सत्ता जो प्राप्त हुई जो सरकार है उसके कान तक किसान की समस्याओं को ले जाने का प्रयास करेंगे। तो इससे हमको ये समझ में आता है। अगला देखिए, सत्ताधारी दल ने ग्रामीण क्षेत्रों में संवाद यात्राओं का आयोजन किया। अब दूसरा ये है कि सत्ताधारी दल मतलब जो दल विजयी हुआ है उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में संवाद यात्राओं का आयोजन किया। संवाद मतलब होता है एक दूसरे से बात करने का, कन्वर्सेशन करने का। इन यात्राओं का आयोजन किया। तो इस तरह से ये दो समाचार पत्र हैं। इसके बारे में पूछा गया था कि आप इससे क्या समझ रहे हैं, उसके बारे में आपको कुछ बोलना था। अब देखिए आगे क्या दिया गया है। मान ले, सपोज, जैसे आप गणित में बोलते हो ना कि माना हुआ संख्या x है, तो उसी तरह से मान ले आप विरोधी दल के नेता हैं। विरोधी दल मतलब जो दल अस्तित्व में है उसके आप विरोध में हैं और उसके नेता हैं, और आपके दल के ध्यान में यह आया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार अच्छा कार्य नहीं कर रही है, तो विरोधी दल के नेता के रूप में आप क्या करेंगे? तो ये आपसे एक सवाल किया गया है कि मान लो कि जो सरकार है वह सरकार ठीक ढंग से स्वास्थ्य सेवाओं संबंधित कार्य नहीं कर रही है, तो आप तो उसके विपक्ष में हैं, तो विपक्ष में होने के नाते आप क्या करेंगे? तो देखिए आपके मन में आप ये बोल सकते हो कि हम सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास करेंगे और हड़ताल आंदोलन करेंगे, सरकार तक जनता की समस्याओं को ले जाने का प्रयास करेंगे। जनता अगर सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दी तो हम हड़ताल करेंगे, आंदोलन चलाएंगे। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अब देखिए अगला, सोचिए और लिखिए। महात्मा गांधी, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण ने दल रहित लोकतंत्र की कल्पना प्रस्तुत की थी। वर्तमान समय में ऐसा लोकतंत्र लाने के लिए क्या करना होगा? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन किया गया है कि महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण ने दल रहित मतलब दल रहित का मतलब क्या होता है? जो दल में न रहकर लोकतंत्र की कल्पना प्रस्तुत की थी। आज के समय में ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आज के समय में ऐसा करना तो काफी कठिन है कि दल में रहकर ही कुछ किया सकता है, जनता समस्याओं को समाधान किया जा सकता है, परंतु ऐसा नहीं है कि एकदम से ही कठिन है। काफी लोग ऐसे हैं कि जो बिना दल में भी रह के काफी कुछ करने का प्रयास करते हैं, अगर उनके अंदर हिम्मत है, उनके अंदर साहस है, सहनशीलता है तो। अब अगला देखिए, अगला हेडिंग, बदलता स्वरूप। में दल पद्धति का बदलता स्वरूप। जो दल थे हमारे, जैसे कि मैंने बताया कि दल क्या होते, जैसे कांग्रेस, भाजपा, मनसे, सपा, समाजवादी पार्टी, राकांपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, तो इनका बदलता स्वरूप क्या है? तो पहला क्या है, स्वातंत्र्योत्तर काल में, स्वतंत्रता के काल में कांग्रेस ही एक सशक्त दल था। बच्चों देखिए, कांग्रेस जो है वो हमारे देश में काफी ज्यादा दिन तक शासन किए हैं, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ उस वक्त और कोई दल था ही नहीं, सिर्फ एक ही दल था, कांग्रेस पार्टी, और कोई पार्टी नहीं थी। यही वजह थी कि वो एक ही पार्टी होने के नाते वो खुद इलेक्शन होता था, वही जीतती थी। जैसे कि अगर रेस में सिर्फ एक बच्चे को दौड़ाया जाए तो जीतेगा कौन? सिर्फ वही बच्चा, क्योंकि वो अकेला दौड़ रहा है। उसी तरह से स्वतंत्रता के बाद के काल में कांग्रेस ही एक सशक्त दल था, मजबूत दल था, और वह हम इलेक्शन होता था और हमेशा वही जीतते थे। कुछ अपवादों को छोड़कर केंद्रीय और राज्य स्तर पर इसी दल का बहुमत था। कुछ अपवाद मतलब कुछ चीजों को, अगर कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए, अपवाद मतलब कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, तो केंद्र और राज्य स्तर पर भी कांग्रेस की ही पकड़ अच्छी थी, इन्हीं का बहुमत था। भारतीय राजनीति पर इस दल की अच्छी पकड़ थी, इसलिए इस समय में दल पद्धति का वर्णन एक प्रबल दल पद्धति के रूप में किया जाता है। याद रखिए बच्चों, एक प्रबल दल पद्धति मतलब एक सशक्त दल रहा हो और उसके अलावा और कोई दल हो ही ना। तो यही वजह है कि वह दल हमेशा विजयी होता था और इसे ही एक प्रबल दल पद्धति के रूप में जाना जाता है। तो हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के काल के बाद भारत में सिर्फ एक दल था, वह था कांग्रेस दल, और यही वजह थी कि कांग्रेस दल भारत में काफी दिनों तक शासन किए। आने वाले समय में जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दल से दो दल हो गए, तीन दल हो गए, चार दल हो गए, और जब दल बढ़ गए
मतलब चुनावी प्रक्रिया में लोगों का महत्व बढ़ गया, लोगों का ध्यान ज्यादा आकर्षित होने लग गया। अब दूसरा देखिए, एक प्रबल दल पद्धति को 1977 ईस्वी में चुनौती दी गई। मतलब कांग्रेस 1976 तक, 1947 से लेकर 1976 मतलब लगातार कांग्रेस की पार्टी के लोग नेता बनते चले गए, लेकिन उसको चुनौती दिया गया, मतलब उसको स्पर्धा में लेके आया गया 1977 ईस्वी में। यह चुनौती कांग्रेसेतर दलों ने इकट्ठे आकर दी। सेतर मतलब कांग्रेस होकर कुछ लोग इकट्ठा आकर इसको चुनौती दे दिया था, कांग्रेस के अलावा दूसरे लोग। तीसरा देखिए, 1989 ईस्वी में लोकसभा चुनाव के बाद राजनीति में किसी एक दल का प्राबल्य होना समाप्त हो गया। हुआ एक का प्राबल्य समाप्त हो गया, सिर्फ इलेक्शन लड़ती थी, वही थी। जो मजबूत दल था उसका अस्तित्व खत्म हुआ, मतलब उनका एक प्राबल्य मजबूती संगठन वो खत्म हुआ, मतलब एक के बाद और कई सारे दल में आ गए। तत्पश्चात उसके बाद से के समय में कई राजनीतिक दलों ने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाने की शुरुआत की। अब बच्चों देखो यहाँ पे एक आया है गठबंधन। गठबंधन क्या होता है? देखिए बच्चों, गठबंधन ये उसे कहा जाता है जहां पर कोई एक दल सरकार न बना पाए। सरकार बनती है वो क्या करती है कि दूसरे दल को अपने में मिला लेती है सपोर्ट के लिए। जैसे कि मान लीजिए एक दल है, उसको काफी ज्यादा उनके सीट्स आए हैं, लेकिन वो सीट सरकार बनाने के लिए अवेलेबल नहीं है, मतलब उतना उनकी संख्या नहीं है, तो दल को उनकी दल की जो सीट है वो और जो दूसरे दल को अपने में मिला रहेंगे उनकी सीट, दोनों को मिला लेंगे तो उनकी सीट बढ़ जाएगी। अभी हम लोग ने हाल ही में, चूंकि हम लोग मुंबई वाले हैं तो हम लोग देखे होंगे कि बीच में हमारे यहाँ पे इस प्रकार की बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हुई थी। और आज देखिए हमारे यहाँ पे भी गठबंधन की सरकार है, जैसे शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इनकी गठबंधन की सरकार शिवसेना की है, राष्ट्रवादी की है। तो ये क्या किए हैं, इसे कहते हैं गठबंधन सरकार। जब एक दल किसी को मिला लेता है उसे कहते हैं गठबंधन। तो गठबंधन की सरकार बनाने की शुरुआत की गई। गठबंधन की सरकार बनाने का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों दलों ने किया। इंपॉर्टेंट है कि गठबंधन बनाने की सरकार की शुरुआत किसने किया, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। गठबंधन की सरकार होने से अस्थिरता निर्माण होती है। अस्थिरता निर्माण हुई, जब दो लोग मालिक हो जाते हैं तो हर कोई सोचता है कि मैं अपनी चलाऊं, ना वो विरोध कर पाता है, उसका विरोध कर पाता है। गठबंधन की सरकार में थोड़ी बहुत अस्थिरता होती ही है। इस मान्यता को हमारे देश की दल पद्धति ने भ्रामक सिद्ध किया है। हमारे यहाँ पे बोला गया है कि बच्चों अस्थिरता होती है, इसको हमारे दल ने भ्रामक सिद्ध किया है, परंतु इतना पूरी तरह से भ्रामक नहीं है। अस्थिरता कभी कभी निर्माण हो ही जाती है। गठबंधन की सरकार अब भारतीय राज्य व्यवस्था में एक आम बात बन गई है। आम बात इसलिए बन गई है बच्चों क्योंकि एक दल कभी सरकार बनाने का दावा कर नहीं पाती है, और इसीलिए उसको किसी दूसरे दल को अपने में मिलाना ही पड़ता है, और इसलिए गठबंधन की सरकार अब आम बात हो गई है। जहां देखो वहां गठबंधन की ही सरकार बनी रहती है। अब आप देखिए, क्या आप जानते हैं एक ही राजनीतिक दल के हाथ में दीर्घ समय सत्ता हो और अन्य राजनीतिक दल हो तो उस दल पद्धति को एक दल पद्धति कहा जाता है। याद एक दल पद्धति, द्विदल पद्धति इंपॉर्टेंट है। दल पद्धति परीक्षा में पूछा जाता है कि एक दल पद्धति क्या होती है, तो उसका क्या है कि जहां एक ही राजनीतिक में मतलब एक ही राजनीतिक, जैसे कांग्रेस समझ लो, अगर उसके हाथ में काफी ज्यादा समय तक सत्ता हो और अन्य राजनीतिक दल उनका कोई अस्तित्व ही ना हो, तो उस दल को एक दलीय पद्धति कहा जाता है। आप देखिए दूसरा, राजनीति में दो दल प्रभावशाली रहे और अन्य दो राजनीतिक दलों के हाथों में वैकल्पिक रूप में सत्ता रहे, तब उस शासन पद्धति को द्विदल पद्धति कहा जाता है। जहां पे दो दल, जैसे कि आप लोग गठबंधन की सरकार, तो वहां पे दो दल मिलकर राजनीति सत्ता बनाते हैं, तो उसे कहते हैं द्विदल पद्धति। और तीसरा क्या है, कई राजनीतिक दल सत्ता की होड़ में होते हैं और उन सभी दलों का कम अधिक मात्रा में राजनीतिक प्रभाव रहता है। इस पद्धति को बहुदलीय पद्धति कहा जाता है। कभी कभी बच्चों गठबंधन की सरकार नहीं होती, त्रिदलीय पद्धति भी हो जाती है, मतलब कई सारे दल मिलाकर सरकार बना देते हैं,
तो उसे कहते हैं बहुदल पद्धति। जैसे कि अगर मैं सरकार नहीं बना पा रहा हूं तो मैं दूसरे दल को मिला रहा हूँ, फिर भी मेरा उतना सीट नहीं हो रहा है तो मैं तीसरे दल को मिला लूंगा, चौथे दल को मिला लूंगा। तो इसी तरह से कई सारे दल मिलकर जब सरकार बना देते हैं तो उसे बहुदलीय पद्धति कहा जाता है। तो याद रखिए, एक दल पद्धति, द्विदल पद्धति और तीन दल पद्धति। एक दल पद्धति वह होता है जो दीर्घ समय तक सत्ता में रहता है और उसका विरोध करने वाला अन्य कोई प्रभावी दल न हो, तो उसे एक दलीय पद्धति कहा जाता है। द्विदल पद्धति वो होती है जहां पे दो दल प्रभावशाली रहे और तीसरा दल प्रभावशाली न रहे, तो उसे कहते हैं द्विदल पद्धति। और बहुदल पद्धति वह होता है जहां पे कई सारे दल मिलकर सरकार बनाते हैं और कम अधिक मात्रा में शासन करते हैं, तो उसे कहते हैं बहुदलीय पद्धति। तो यह बहुदलीय पद्धति होती है। करके देखें। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, यहाँ राजनीतिक दलों के दो प्रमुख बंद दिए गए हैं नीचे, उनके उनमें घटक दलों को खोजिए और उनके नाम लिखिए। पहला है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको बोलते हैं एनडीए, और दूसरा है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसको बोलते हैं यूपीए। तो इन दो प्रमुख गठबंधन यहाँ पे आपको दिए गए हैं और उनके दलों को खोजिए आप और उनके नाम लिखिए। तो ये बच्चों आपको करना है, नेट से आप लोग निकाल सकते हो और आप उसको लिख सकते हो। तो ये हुआ आपका भारत में दल पद्धति का बदलता स्वरूप। तो इस प्रकार से हमारे भारत में दल पद्धति का बदलता स्वरूप हो गया। पहले एक दल होते थे, फिर बदलता गया। यह भी समझ लें कि राष्ट्रीय दल और प्रांतीय दल किसे कहा जाता है। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि प्रांतीय दल और राष्ट्रीय दल एक ही होते हैं, ये दल भी इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित निम्न निकषों की पूर्ति करना आवश्यक है। जो राष्ट्रीय दल है उसको निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ उनकी शर्तें होती हैं, उसको पूरा करना जरूरी होता है। तो देखिए, 4 अथवा उससे अधिक राज्यों में लोकसभा अथवा विधानसभा के पिछले चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट मिलना आवश्यक है। साथ ही पिछले चुनाव में किसी भी राज्य या राज्यों से लोकसभा में न्यूनतम 4 प्रतिनिधि चुनकर आने चाहिए। ये इनकी शर्तें हैं, तभी वह राष्ट्रीय दल के रूप में उनको मान्यता मिलेगी। क्या बोला गया है? पहला कि 4 अथवा उससे अधिक राज्यों में, 4 कम से कम होने चाहिए अथवा उससे ज्यादा हो सकेंगे तो चलेगा। लोकसभा और विधानसभा के पिछले चुनाव में, जो लोकसभा का चुनाव हुआ, जो विधानसभा का पिछला चुनाव हुआ था, उसमें कम से कम 6% वैध वोट मिलना आवश्यक है। साथ ही पिछले चुनाव में किसी भी राज्य या राज्यों से लोकसभा में न्यूनतम 4 प्रतिनिधि चुनकर आने चाहिए, तो वह राष्ट्रीय दल के रूप में उसको मान्यता मिल सकती है। अथवा दूसरी शर्त क्या बोला गया है कि लोकसभा में कुल निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 2% निर्वाचन क्षेत्रों से तथा कम से कम 3 राज्यों में प्रत्याशियों का चुनाव जीतना आवश्यक है। तो ये दूसरी शर्त है। अगला देखिए, प्रांतीय दल। ये तो राष्ट्रीय दल हो गया। प्रांतीय दल क्या है? प्रांतीय दल के रूप में मान्यता पाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित निम्न निकषों को पूरा करना आवश्यक है। प्रांतीय दल के बारे में, लोकसभा अथवा विधानसभा के पिछले चुनाव में कम से कम 6% होना अथवा कम से कम 2 प्रतिनिधि का विधानसभा में चुनकर आना आवश्यक है। इसमें देखिए, वहां पे 4 प्रतिनिधि दिया था, यहाँ पे 2 प्रतिनिधि दिया गया है। अथवा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 3% स्थान अथवा कम से कम 3 स्थान प्राप्त करना आवश्यक है। अगर ऐसा होता है तो वह राष्ट्रीय दल, प्रांतीय दल के रूप में उसको मान्यता मिलेगी। भारत के कुछ राजनीतिक दलों का हम परिचय प्राप्त करेंगे। अब देखिए, अब तो हम लोगों ने दलों के बारे में पढ़ा कि क्या दल होते हैं। अब भारत के कुछ दल हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप देख सकते हैं ऊपर लिखा राष्ट्रीय दल। तो ये बच्चों, इसके बारे में हम लोग बाद में कभी पढ़ेंगे या कोई दूसरा टीचर आपको पढ़ाएगा। तो आज हम लोगों ने सिर्फ इतना ही पढ़ाई किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा, जो भी मैंने पढ़ाया। और अगर इस विषय से संबंधित जो भी आज मैंने पढ़ाया, अगर उससे संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हो।
हेलो बेटा, किसी को कोई प्रश्न है? इस पाठ से संबंधित किसी को प्रश्न होगा तो अपना हाथ ऊपर कीजिए। हेलो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, ये प्रांतीय दल, ये कुछ समझ में नहीं आया। प्रांतीय दल बच्चों, जैसे कि अब हम महाराष्ट्र है ना, तो एक प्रांत है, तो इसको प्रांतीय दल कहते हैं। ये जो राज्य स्तर पे है। राष्ट्रीय होता है, जैसे कि हमारे पूरा भारत एक राष्ट्र है, तो राष्ट्रीय स्तर का दल अलग होता है, प्रांतीय स्तर का दल अलग होता है। वो नहीं बोला, मैंने बोला कि राज्य स्तर पर ये रहता है ना। कौन? ये प्रांतीय दल ये राज्य स्तर दल पे रहता है ना। यस। अच्छा। हम्म। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। विधानसभा क्या होता है सर? विधानसभा मतलब विधानसभा में कौन कौन से मतलब पार्टी? बच्चों देखिए, जो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है ना आपका, तो वो विधानसभा का चुनाव होता है, जिसमें मुख्यमंत्री पद चुने जाते हैं। लोकसभा जो होता है वहां पे प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। यस। हम्म। थैंक बोलो। हेलो। हाँ। प्रियंका मंडल, बात कीजिए। प्रियंका मंडल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, दल पद्धति का क्या है? हेलो हेलो। सर। हाँ। सर, दल पद्धति समझ में नहीं आया। दल पद्धति बच्चों वही कि हमारे जो देश में जो दल हैं, जैसे शिवसेना दल है, भाजपा दल है, तो ये दल हैं, और इनके जो स्वरूप है, इनके जो बारे में, वो तो मैंने बताया ही आपको। तो ये दल इन्हें ही कहा जाता है। जैसे कांग्रेस एक दल पार्टी है। हाँ सर। हम्म। निशा गौड़। निशा गौड़। सर सर। हाँ। सर, प्रतिनिधित्व का हाँ। हेलो। हेलो बेटा, आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है सर। ओके सर।